सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक मंत्री जो जम्मू कश्मीर से आते हैं उनकी ईमानदार छवि, उनके काम की खूब तारीफ होती रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर से सांसद भी हैं और हमसे बात करेंगे कि कैसे अगले 10 सालों में भारत, जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, कैसे भारत विकसित हो सकता है। चूँकि इनके पास बहुत अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी है। इनसे जानते हैं स्पेस इकोनॉमी, जैसे इसरो जो कर रहा है दुनिया में, सारी दुनिया हैरान होती रही है, सरप्राइज होती है इसरो से। तो स्पेस इकोनॉमी कैसे हमें आगे बूस्ट कर सकती है अगले 10 सालों में सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बताया कि मेरी तारीफ होती है जी। क्योंकि राजनीति में ये इतनी सी बात भी सुनने को कई बार बहुत दुर्लभ समझा जाता है। बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन रेगुलरली पार्ट ऑफ द इकोनॉमी कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय ईटी। अब आपने स्पेस इकोनॉमी की बात की तो जाहिर है जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत की या उसकी कल्पना की कि हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, तो आई थिंक व्हाट a good student of economy or maybe a good student of science needs to ask himself or herself is, where will the value addition come from? यदि मैं आपसे कह दूं कि आज मेरी जेब में 10 रुपए हैं, किसी का आप कल देख लीजिएगा मेरी जेब टटोल के उसमें 10 करोड़ होंगे, तो स्वाभाविक आप पूछेंगे कि आपको कोई डाका लगाएंगे या कोई गबन करेंगे, भले कहाँ से आएगा। So that is something, I mean, it sounds good saying that we will be 10 trillion, but, and of course we will be. Sometimes I feel we may be there even before 2047. But how is that going to happen? That is something that's not deeply dwelt into. वो होगा उन सेक्टर्स के माध्यम से जो इतने सारे वर्षों में 60-70 वर्ष ना पूरी तरह तराशे गए ना तलाशे गए। Because India has a huge natural resource. जो सेक्टर्स अंडर एक्सप्लोर्ड रहे या अनएक्सप्लोर्ड रहे, उसमें से एक है हमारा स्पेस सेक्टर, हमारा डीप सी, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ओनली कंट्री विच हैज़ एन ओशन कॉल्ड इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इट। बंगाल, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक। और तीसरा हमारे हिमालयाज, 3-4 राज्य हमारे हिमालयाज में बसते हैं, अरोमा, पर्पल रेवोल्यूशन, ये सारी बातें वहाँ से ही जन्मी। तो इन सेक्टर्स की तरफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई पिछली सरकारों के द्वारा, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे। अब जहाँ तक हम स्पेस की बात करें, क्योंकि आज मकसूद साहब ने स्पेस का ही कहा है, तो हमारे पास वी नेवर हैड डर्थ ऑफ टैलेंट और डर्थ ऑफ पोटेंशियल। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी था, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आप देखिए पुरानी तस्वीरें आर्काइव्स में, सारा भाई अपना सामान बाईसाइकिल पर लेकर के चलते थे, तो उसका अर्थ ये हुआ कि साधनों का अभाव था। तो जो अनुकूलता नीति निर्धारकों के द्वारा या राजनीतिक नेतृत्व के ओर से अपेक्षित होती है, उसमें अभाव था, उसके भी कोई भी कारण नहीं होंगे। एंड देयरफॉर द टर्निंग पॉइंट वाज 2014, मोदी जी के आने के बाद। और वो कैसे हुआ? I think that's a case study we must understand because the rest of the world is actually trying to understand how it's happened. There's a quantum jump in the last few years. हमने स्पेस को और जैसे एटॉमिक एनर्जी को भी एक गोपनीयता के पर्दे में बंद रखा था। अगर कोई श्रीहरिकोटा के फाटक को झांक लेता तो उसकी रिपोर्ट हो जाती पुलिस में। और जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पे हमारे मित्र ही थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको फादर ऑफ मंगलयान कहते, तो वो मुझे रात को कहने लगे कि मैं आपको डॉक्टर साहब कैसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ पे मेरे साइंटिस्ट भी नहीं जा सकते, एब्सोल्युटली फॉरबिडन। क्योंकि सुबह वहाँ एक लॉन्चिंग होने वाली थी 4 बजे, तो वो 12 बजे के करीब ले गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राधा, आई मेड अ प्रिंसिपल टू ट्राई टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुनाइट इज दैट to reach this spot, either one has to be as eminent a scientist as you are or as जुगाड़ू as I am to accompany you. लेकिन फिर मैंने कहा कि इसकी वजह क्या है, इसका कारण है। बोले नहीं साहब, ये रिवायत है, ये डिपार्टमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। बट विल यू बिलीव, जब ये बात पीएम मोदी के आगे रखी गई,
He allowed us to open. On the space very famously reported, the media very famously reported the space is unlocked by Prime Minister Modi. आज आलम यह है कि कोई भी लॉन्चिंग होती है 5, 6, 10 हज़ार वहाँ दर्शक रहते हैं, स्पेक्टेटर्स जी, और 1500-1600 मीडिया वाले रहते हैं। यानी वो स्थान जो 4, 5, 6 बरस तक फॉरबिडन था, लोगों ने देखा तक नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जब गायबाना गप लगाते हैं तो वो हमारा मुकाबला करते थे नासा के साथ कि साहब वो देखिए वो कहाँ पहुँच गए, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते थे या उनको शायद बताया नहीं जाता था कि नासा नेवर डिपेंडेड ऑन गवर्नमेंट, उनका मोस्ट ऑफ द रिसोर्स वाज नॉट गवर्नमेंट। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने हमें जब अनुमति दी, वी ओपनड इट अप टू द प्राइवेट सेक्टर, और देन द जर्नी स्टार्टेड जस्ट अबाउट 4-5 years बैक। और पहले ही साल जब ये नया स्पेस रिफॉर्म आया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया, तो पहले 7-8 महीने में ही 1000 करोड़ से अधिक निवेश हुआ प्राइवेट सेक्टर का। देखते ही देखते एफडीआई की भी अनुमति हो गई, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ इसको प्राइवेट के साथ जोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले NSIL नाम की एक PSU बनाई गई, न्यू नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके बाद उसको प्राइवेट कंपनियों के साथ किस तरह से जोड़ना है, उसके लिए एक इन स्पेस का इंटरफेस बनाया गया जो कोलैबोरेशंस फैसिलिटेट करता था। और उसके बाद स्पेस रिफॉर्म्स एंड स्पेस पॉलिसी, और अब ये आलम है कि हजारों करोड़ों की संख्या में वहाँ पर निवेश हो रहा है, एफडीआई भी हो रहा है, और भिन्न भिन्न प्राइवेट सेक्टर से। हमारे जो पहले जनरेशन के स्टार्टअप्स थे वो तो अब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन गए। एक ने हैदराबाद एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक ही प्राइवेट रॉकेट की फैक्ट्री खोली है, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी स्पेस इकॉनमी विच वाज ऑलमोस्ट डिसमल इज टुडे $8 billion, and the manner in which it is progressing, the future projection reflects that in another 7-8 years it will go 5 times, almost $44 billion, which in other words means that the next 1 decade or a half space economy is going to be an important component of India's future growth story. तो ये तब होने लगा कि पहली बार हमने वही स्ट्रैटेजीज फॉलो की जो दुनिया के बाकी विकसित देश करते। सो नाउ वी आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजीज, द ग्लोबल स्ट्रैटेजी। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बीट द ग्लोबल बेंचमार्क्स, बिकॉज इफ यू हैव टू compete globally and you have to excel and reach that global pedestal, you have to follow the global parameters. वो पहली बार अब हुआ। अब हम सरकार के दायरे से बाहर निकल करके खुले फिजा में जैसे बाकी लोग कर रहे, और जब वो हमने किया तो हमारी प्रतिभा सामने आई। अब उसकी छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, और अगर आप तो पत्रकारिता से जुड़े, अगर आप पिछले आर्काइव्स में जाएं तो न्यूज़पेपर्स में जो सबसे प्रमुख समाचार रहेगा उस साल का वो ये रहेगा कि अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग, जिसका वो बड़ा विख्यात वो हुआ स्टेटमेंट के 1 small step for man, giant step for mankind। और उस साल इसरो का जन्म हो रहा था। लेकिन आज इन स्पेस रिफॉर्म्स के आने के बाद, अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर के बाद, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से शामिल कर लेने के बाद स्थिति ये है कि चांद के साउथ पोल पर हम बाकी सबसे पहले पहुंच गए। यानी हमने अपनी प्रतिभाओं को शायद एक दायरे में बंद करके रखा था, एंड पहली बार वी हैड एन आउटलेट टू गिव फुल पोटेंशियल टू ऑल आवर कैपेसिटीज। और उससे क्या हुआ कि आम लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे, उनको भी अंतरिक्ष में दिलचस्पी आई, मीडिया को भी दिलचस्पी आई। बल्कि मैं कल ही कह रहा था कि वी मस्ट थैंक दी स्पेस, स्पेस हैज़ गिवन अस स्पेस इन मीडिया ऑल्सो। नहीं तो विज्ञान के साथ संबंधित विषयों की कभी चर्चा नहीं रहती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में। ज़्यादा यही रहता कि फलां ने आपको गाली दी है तो आपको कैसा लगता है, तो फिर मैं भी टू कट शादी स्टोरी कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी गाली, क्योंकि अगर मैं गाली का जवाब गाली दूंगा तो रात को 9 बजे तक वो डिबेट चलती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य, तो पहली बार स्पेस ने इतनी मास इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जनरेट की है। और दूसरी विशेषता हिंदुस्तान की ये है
कि हमने स्पेस को, विच आई थिंक इज अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने सिर्फ स्पेस को रॉकेट उड़ाने तक नहीं रखा। हमारी दो विशेषताएं हैं विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। एक तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस हैं, जैसे हमारा चंद्रयान मात्र 600 करोड़, जबकि उसी समय जो रशिया का गया था, जो शायद अपना वो मकसद पूरा नहीं कर सका, वो 12,000 करोड़ का। हमारा गगनयान की कुल कीमत 10,000 करोड़। वो इसलिए कि हमने कॉस्ट इफेक्टिव नए तरीके ईजाद किए। उदाहरण के तौर पे हमारा चंद्रयान जाता तो पहुंचने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता, क्योंकि वो जब धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, और जो धरती की ग्रेविटी है उसी के जोर से, जैसे आप पुराने ज़माने में जब बड़ी मुश्किल से हमने भी पहली बार सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, तो रहता था कि जहाँ पेट्रोल बच जाए तो ढलान आए तो न्यूट्रल लगा देते थे, तो ये न्यूट्रल चलता है, ऐसे 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 करता, फिर जब बाहर आ जाता है तो फिर ऐसे झटके के साथ वो चला जाता है मून के ऑर्बिट में, और वो हमारे पैसे भी बचाते हैं। सो वी हैव इवॉल्व्ड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ, एक तो वो, सो वी आर नॉट प्रूविंग टू बी अ ग्रेट लाइबिलिटी ऑन द स्टेट एक्चुअली। दूसरा, हमने उसको केवल रॉकेट लॉन्च तक ही सीमित या महदूद नहीं रखा, हमने उसको दूसरे सेक्टर्स में यूज़ किया, वो भी एक रोल मॉडल है। हमारा ये स्वामित्व कार्यक्रम है जो जिसकी मिसाल अब दुनिया भर में दी जाती है, जो मैपिंग ऑफ फार्म्स, लैंड, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, आपको रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहती है उसकी एक बड़ी उम्दा मिसाल है। खुद ही आप अपनी मैपिंग करें, वो भी स्पेस। आपकी एग्रीकल्चर में सॉयल हेल्थ कार्ड्स, आपकी डिफेंस में तो है ही है, बॉर्डर मॉनिटरिंग, बॉर्डर सर्वेलेंस, इसी प्रकार हेल्थ में बहुत बड़ी मात्रा में, और आपके जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं लगभग, आई थिंक स्पेस हैज़ नाउ एंटर्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर्ड वर्चुअली एवरी इंडियन हाउस होल्ड। कम्युनिकेशन में हमारा एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स इज डेडिकेटेड टू कम्युनिकेशन। ये जो आपका सब चल रहा है ताम झाम, इसमें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत रोल स्पेस टेक्नोलॉजी का भी है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, इसरो का भी है, बिकॉज इसरो इज ऑल्सो नाउ केटरिंग टू नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स ऑफरिंग देयर सर्विसेज। नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं हमारे, जो डिज़ास्टर को, जो और स्थानों पे जहाँ पे नेविगेशन करते हैं उसकी करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हमारे अलग हैं, जो ऊपर बैठ करके धरती के भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों की जांच। तो वी हैव एक्चुअली डाइवर्सिफाइड फॉर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन एज वेल। केवल of course sending up a rocket sounds very romantic, but we have also virtually penetrated to make the life easy for a common citizen. चूंकि मंत्री जी आप जम्मू कश्मीर से आते हैं और बात की जा रही है कि भारत अगले कुछ और साल, एक मैं इसमें बात जोड़ दूं जम्मू कश्मीर जाने से पहले, क्योंकि अभी हम अंतरिक्ष में ही अटके हुए हैं, कि एक बात बहुत कम कही जाती है कि जब हम ये कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट 2014 है, तो वो इसी से प्रमाणित होता है कि एक कॉन्शियस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत इसमें दिलचस्पी ली गई। हमारा बजट बड़ा सीमित रहा करता था सरकार की ओर से। एक तो ऑफकोर्स हमने अब प्राइवेट सेक्टर से खोल दिया तो हमारा पूल बहुत बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, और इतना भारी मात्रा में, लेकिन सरकारी बजट हमारा, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि आजकल ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना का, 2013-14 में जब पिछली सरकार गई है तो हमारा बजट स्पेस का था मात्र 5,000 करोड़, 5,615 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इस साल जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया 3-4 महीने पहले, उसमें था 13,416 करोड़, यानी लगभग 3 गुना वृद्धि 10 साल में सरकारी बजट की हुई है, और उसके अतिरिक्त कई गुना निवेश बाहर से। तो ये देयर हैज़ बीन अ वेरी कॉन्शियस एनेबलिंग एफर्ट इन मेकिंग दिस हैपन। इसी प्रकार हमारी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था बाय द लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स, क्योंकि यूरोप और अमेरिका वाले देखते थे कि हमारे स्टेशन छोटे हैं तो उनका बड़े स्टेशन, तो छोटे सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होते थे। उसमें से भी आज तक 433 फॉरेन सैटेलाइट्स, ये पहले भी हुआ करता, 433 में से जो कुल फॉरेन सैटेलाइट्स अभी तक हुए जब से इसरो स्थापित हुआ, उसमें से 398 यानी लगभग 90-95% मोदी सरकार के द्वारा हुए, और लगभग 292
मिलियन यूरोज और 172 मिलियन डॉलर अमेरिकन सैटेलाइट से और यूरोपियन सैटेलाइट से हमने आमदनी कमा करके सरकारी खजाने में जमा कराई। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारे 10 ट्रिलियन होगा, तो पहला सवाल कि कौन से सेक्टर होंगे? हाँ, वो सेक्टर जिनको पूरी तरह से न तराशा न तलाशा, और दूसरा कितनी भारी मात्रा में होंगे और किन स्ट्रैटेजीज के तहत होंगे, तो उसकी मैं थोड़ी सी संक्षेप में रूपरेखा देने का प्रयास कर रहा था। बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे बात कर रहे थे हम जम्मू कश्मीर की, अब 370 के बाद चूंकि आप वहीं से आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर का क्या बड़ा रोल होगा? क्या स्टार्टअप कोई वहाँ जाना चाहे, निवेश करना चाहे, उसके लिए कितनी आसानी है? और कैसे आम लोग भी वहाँ जाके अब ज़मीन खरीद सकते हैं, और टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? एक चीज़ साथ में और जोड़ देते हैं कि अब तस्वीरें आती वहाँ से, फिल्में लोग देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। पहले तस्वीरें आती थी पत्थरबाजी की। तो कैसे ये सारा बदलाव, चूंकि आप शुरू से मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, और अब तक क्या क्या हुआ बताइए ज़रा। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किया, और आपके जो पिछले विषय के साथ जुड़ता है ये कि भारत की अर्थव्यवस्था में और वहाँ विकसित भारत में क्या इसकी भूमिका रहेगी। तो जैसे मैं कह रहा था अपने आरंभिक वाक्य में कि वो क्षेत्र, वो सेक्टर जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए, उनके द्वारा वैल्यू एडिशन होगी। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन ये जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, अरुणाचल भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनके जो आवार सोर्सेज हैं उनको कभी नहीं तलाशा गया, वो पहली बार होने लगा। अब उसका सबसे बड़ा नुमाया उदाहरण, चूंकि आपने स्टार्टअप्स की बात की है, एक तो हमारे दिमाग में ये बात धर कर गई थी कि स्टार्टअप का मतलब केवल आईटी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाहर से आया, बेंगलोर में लैंड हुआ, दैट वाज एन आईटी सिटी। हमने कहा आईटी होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, कंप्यूटर वाला होना चाहिए। वो भ्रम भी जाता रहा इन्हीं हिमालयन राज्यों से, और जम्मू कश्मीर ने देश को एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कल्पना दी एग्री स्टार्टअप्स की, लेवेंडर स्टार्टअप्स की, और पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसका जिक्र देश भर में किया जा रहा है। मोदी जी ने मन की बात में बड़ी विस्तृत उसकी चर्चा की। पिछले बरस 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी भी रही। लगभग 3000 स्टार्टअप देखते ही देखते 2-3 साल में जुड़ चले हैं, और हमारे मंत्रालय ने 2018-19 में अरोमा मिशन प्रारंभ किया था। अब ये अरोमा मिशन से जो इकॉनमी जनरेट हो रही है, जो रोजगार जनरेट हो रही है, ये वैल्यू एडिशन कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर वहाँ नहीं, और ये सेक्टर सारा इन राज्यों में बसता है जो हिमालय की गोद में रहते हैं। तो ये इसकी रहेगी। दूसरा, टूरिज्म, आपने ठीक कहा कि लंबा एक दौर चला आतंक का, जिससे 25-30 वर्ष, लेकिन उसमें एक बहुत संतोषजनक बात यह है कि मैं तब भी कहा करता था कुछ साल पहले भी कि जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है कश्मीर घाटी का, श्रीनगर के गली कूचों पे चलने वाला आम नागरिक, वो तब भी ये चाहता था कि अमन बहाल हो। लेकिन किन्हीं कारणों से वक्त लगा, उसमें राजनीतिक कारण भी होंगे। जब 370 का हटाना हुआ, जब निर्णायक नीति अपनाई गई मोदी सरकार द्वारा, तो उसमें परिस्थितियों में परिवर्तन आया, और वहाँ पर भी एहसास हुआ कि 3 पीढ़ियाँ परवान चढ़ गईं बच्चों की, और वो मिथ भी एक्सप्लोड हो गया, वो सो तथाकथित आज़ादी और इत्यादि इत्यादि। वहाँ लोगों को भी समझ आ गया कि यार ये तो हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। तो ये सारी बातों ने मिल करके एक नई फिज़ा वहाँ पर पैदा की, और ये कोई मामूली बात नहीं कि 2.5 करोड़ पर्यटक एक सीज़न में आए। और मैं एक दिन कहीं और महफिल में भी यही बात कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि अब स्थिति सामान्य हुई है, तो मेरे कहने से यकीन ना किया जाए। आजकल को तो ज़माना ऐसा है कि यू हैव टू बी एविडेंस पे, आपके कहने से ना किया जाए, सरकार के कहने से ना किया जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण पत्र, टेस्टिमोनी है वो टूरिस्ट। अगर कोई व्यक्ति ये फैसला करता है कि इस साल की छुट्टियां मनाने उसने अपने परिवार को लेकर के कहीं कश्मीर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो ना आपकी बात पे एतबार करेगा, ना मेरी बात पर, ना मीडिया की। वो फ़ोन लगाएगा अपने किसी कुलीग को, किसी साथी को, किसी विभाग का आप लगाएंगे वहाँ, जो आपके इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए आपके प्रतिनिधि होंगे, उनके साथ कोई टाइम्स ग्रुप के लोगों से, भैया ऐसा है, मेरे बच्चों को लेकर आना है, महफूज है कि नहीं। मीडिया वाले तो कह रहे हैं, सरकार वाले तो कहते हैं, वो मीडिया सरकार वाले तो कहते ही रहते हैं, और मीडिया वाले भी आजकल सरकार की बात करते हैं, लेकिन तुम बताओ असल क्या है। फिर वो जब कहेगा, तो आप जब बच्चे लेकर पहुँचेंगे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी टेस्टिमोनी है, और वो हो रहा है। क्योंकि पिछले बरस क्या हुआ कि होम टूरिज्म भी एग्जॉस्ट हो गया। हालांकि कश्मीर में
रिवायती तौर पर होम टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में था, मेघालय में था, क्योंकि यहाँ पर दूसरे विकल्प है, हाउस बोट में रहना, झील के किनारे रहना, तो इस पहाड़ों में ट्रैकिंग करनी। लेकिन इतना अधिक संख्या में टूरिस्ट आया और 8, 10, 15 लगभग 30 वर्ष में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया था, नए होटल नहीं बन पाए थे। तो इतनी भारी संख्या में लोगों को अकोमोडेट करने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए घरों के, और फिर भी एग्जॉस्ट। तो वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि वहाँ पर स्थिति बहाल हुई है, अमन बहाल हुआ है, सिनेमा भी खुले हैं और निवेश भी होने लगा। मैं तो ये कहूँगा कि 25-30 बरस पीछे पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, वरना श्रीनगर का शहर भी शायद आज हैदराबाद होता और जम्मू आज अमृतसर या जलंधर होता। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही और मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ। यूके की तरफ से भी आता है कि भैया भारत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, भारत का जो कश्मीर है वो अच्छा कश्मीर है। तो क्या अखंड भारत की जो बात होती है, कई बार मांग उठती रही, क्या देखें पीओके भी कभी हमारे साथ जुड़ता हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी 11 साल में ये रही है खूबी कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलता नहीं। हम चाह रहे थे आप एक हेडलाइन दे देते। लेकिन एक बात मैं कहूँगा विदाउट साउंडिंग आउट ऑफ टर्न, कि सन 1994 में जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था हमारी सदन में, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं थी, कांग्रेस नरसिम्हा राव जी की थी। उसमें ये बड़ा स्पष्ट तरीके से अंकित किया गया है कि इफ एट ऑल देयर इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज दैट ऑफ हाउ टू रिट्रीव बैक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सदन का पारित किया प्रस्ताव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये तो स्टैंड एक सरकार का भी है, लोग जनता का भी है, सदन का भी है। और यदि वहाँ कोई सर्वे किया जाए वहाँ के लोगों का, वो तो मन ही मन चाहते ही हैं कि जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, कि जो वो तुलना करते हैं कि कहाँ भारत में कहाँ तक हम पहुँच गए। और कभी कभी एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि जम्मू कश्मीर बंटवारे की वजह से इस तकसीम का शिकार नहीं हुआ। बंटवारा जब हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन खींची थी, तो पंजाब और बंगाल सबसे ज़्यादा, और उत्तर भारत में ज़्यादातर पंजाब को उसका फ़र्क पड़ा। वो फिरोज़पुर से वो लाइन कट गई, जो अटॉर्नी रेड क्लिफ आए थे उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर का वो किस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो था ही भारत का हिस्सा। ये तो आज़ादी के बाद हमला हुआ वहाँ से, और जब हमारी सेनाएं लगभग उसको रिट्रीव करने की कतार पर खड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जाकर के आकाशवाणी से घोषणा कर दी कि यूनिलैटरल सीज फायर, मंत्रिमंडल से परामर्श भी नहीं किया, जिसके बारे में अभी तक विवाद बना हुआ है। तो इसलिए वो हमारा हिस्सा चला गया। तो इसलिए राजनीतिक तौर से भी और ऐतिहासिक तौर से भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है पीओजे की। चलिए बात करते हैं दोबारा से अर्थव्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है मेक इन इंडिया। आपके पास बहुत अहम मंत्रालय है, तो कैसे हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में कहीं और ना जाके भारत में निवेश करें? क्या सोचते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह? नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस भी अपने में उदाहरण है, आत्मनिर्भरता का भी है, इंडिजिनस भी है, मेक इन इंडिया भी है और विकसित भारत भी है। हमारा जो चंद्रयान है A to Z इंडिजिनस, नट बोल्ट से लेकर के उसके अंदर जो लोग जो काम करने वाले वो भी इंडिजिनस। साथ ही साथ आने वाले भारत की क्या तस्वीर होगी, ना केवल आर्थिक दृष्टि से, व्यापक तौर पर उसकी झलक भी वहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की, विकसित भारत, वो वुमेन लेड पहले ही स्पेस के आप जाएंगे हमारे विभाग में आपको देखने को मिलेगी। हमारे चंद्रयान की जो सेकंड हेड थी वो महिला है, कल्पना एक नाम है उनका। हमारी जो आदित्य मिशन है, जो दुनिया का तीसरा था, जो सूरज के रहस्यों की खोज करने गया हुआ सोलर मिशन, अब एक चौथा भी आया, तो उसकी तो हेड ही महिला है, निजार। और कोई ऐसी प्रोजेक्ट टीम नहीं है जिसमें बड़ी भारी संख्या में महिलाओं का योगदान या महिलाओं की शमूलियत ना रही हो। और अगर आप बात करते हैं, और अभी भी जो हमारे जितने भी गए, अभी जो स्पेडेक्स हमारा लेटेस्ट गया जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग होने वाली, जिसमें वो जुड़ता है और फिर अलग से हो जाता है,
कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में इस तरह की क्षमता आ सकती है। आज वो स्थिति है कि दूसरे देश हमसे पूछ रहे हैं, और ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं, इंडिजिनस हैं, बल्कि दूसरे हम पर निर्भर करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उसके मैं दो आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी डीसी गए थे, वाशिंगटन डीसी, तो राष्ट्रपति बाइडन थे वहाँ पे, तब वहाँ से भी ये पेशकश आई थी कि अगली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाया जाए तो भारत मूल का भी कोई व्यक्ति हो। और अब उसकी तैयारी हो गई है। हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला उसके लिए प्रशिक्षित भी हैं और उनका लगभग नाम भी तय किया गया। इसी प्रकार अब की बार जब प्रधानमंत्री गए तो राष्ट्रपति ट्रंप थे, तो वहाँ से ही बात आई कि नासा इसरो के साथ मिल करके एक एग्रीमेंट करेगा, बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट फॉर अ वाइडर कोलैबोरेशन। तो यानी कहने का तात्पर्य ये कि हम ना केवल आत्मनिर्भर इस सेक्टर में बनते जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को लग रहा है कि बहुत सारा उनकी निर्भरता भी हमारे माध्यम से हो सकती है। तो एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी छलांग लगी है इस सेक्टर में, और आने वाले समय में एक बहुत ही पूरी तरह से एक क्रांतिकारी तस्वीर बदलेगी। एंड इंडिया विल लीड, इट विल नॉट फॉलो। और आपके जैसे कम्युनिकेशन में ही जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन के माध्यम है या मीडिया के माध्यम है, उसमें हमारा योगदान इस कदर है कि एक ज़माने में यहाँ पर टेलीविज़न पहुँचने में 15 साल लग जाते थे। यानी अमेरिका में 1950 के दशक में था, तो यहाँ तो आपके पास नया नया ट्रांजिस्टर आया था, और पहली बार आपने दिल्ली में चित्रहार देखा जाके 1970 में। अब ऐसा नहीं है। अब आपकी एंड ये दिस इज ऑल बीन कंट्रीब्यूटेड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारे इतने एफिशिएंट सर्विसेज हैं एंड टोटली डेवलप्ड विद इन द कंट्री। अब कुछ भी बाहर से कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वो अलग बात है, जितने वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उन पर निर्भर हैं, हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। तो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हमसे जुड़े और उन्होंने बताया कि भारत कैसे अगले 10 सालों में बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेगी। जोरदार तालियों के साथ उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। मैं अंत में ये भी कह दूं कि जिस दिन, जैसा उस दिन मैंने कहा था, तो वो कुछ कहीं बाहर वालों को पसंद भी आई बात कि अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें ये 3-4 सेक्टर्स हैं, हमारा स्पेस, हमारा डीप सी, हमारे हिमालयाज, तो हो सकता है हमें 2047 का भी इंतजार न करना पड़े। जी, विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है। चलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शुक्रिया, हम आपके बहुत आभारी हैं सर।